Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. The topic which we are going to discuss in today's lecture is characteristics of Puritan age and characteristics of Puritan literature. प्योरिटन एज के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एंड उनके जो लिटरेचर के करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था प्योरिटन एज, जैकोबियन एज और कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड जो था उनके फीचर्स को, मींस उनका इंट्रोडक्शन क्या था, उस एज में कौन सा किंग रहा, फिर उसके बाद कौन सा किंग आया, फिर कितने ड्यूरेशन तक जो किंगशिप थी वो नहीं रही, ये सब कुछ हम उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इन शॉर्ट जो प्योरिटन एज का ओवरऑल इंट्रोडक्शन है वो लेक्चर नंबर 1 में मैंने कवर कर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं सुना वो सुन लें ताकि सिस्टमेटिकली आप इस एज को अंडरस्टैंड कर सकें। तो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का मैं इसमें ओवरव्यू दे दूँ। मैंने पहले बात की थी कि हमारे पास जो फर्स्ट किंग आता है प्योरिटन एज के अंदर दैट इज़ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट जो है उसके पीरियड को हम जैकोबियन पीरियड कहते हैं, जो कि 1603 से शुरू हुआ और 1625 तक रहा। 1625 में जेम्स फर्स्ट की डेथ हो गई, तो उसके बाद उसका बेटा चार्ल्स फर्स्ट आया, जिस पीरियड को हम लोग कैरोलिन पीरियड कहते हैं, जो कि 1625 से शुरू हुआ और 1649 तक वो पीरियड रहा। 1649 में जो चार्ल्स फर्स्ट था उसको बिहेडेड कर दिया गया था, उसका सर काट दिया गया था, क्योंकि उसने एक टायरेनिकल रूलरशिप की थी, लोगों को तंग करके रखा हुआ था। उस टाइम पे जो लोग थे मेजॉरिटी प्रोटेस्टेंट की थी और ये कैथोलिक शादी करना चाहता था। लोगों पे अच्छा खासा टैक्स लगा रखा था इसने। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, मींस रिलीजन का मैटर था, मनी का मैटर था, टायरेनी का मैटर था। तो इन 3 मैटर्स की बेस पे चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड किया गया, उसका सर काट दिया गया। उसके बाद हमारे पास जो टाइम पीरियड शुरू हुआ 1649 से 1660 तक का, वो क्रोमवेल पीरियड कहलाता है, कॉमनवेल्थ पीरियड कहलाता है। उसके अंदर जो कंट्री को संभालने की ड्यूटी ली थी वो क्रोमवेल ने ली थी। क्रोमवेल एक प्योरिटन था, एक प्रोटेस्टेंट था। इस ड्यूरेशन के अंदर यानी कि 1649 से लेकर 1660 तक हमारे पास कोई भी किंग नहीं आया, और ऐसा पीरियड जिसमें कोई भी किंग नहीं आया, इस पीरियड को यहाँ पे प्योरिटन इंटररेग्नम का नाम दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे प्रीवियस लेक्चर के, जिसका मैंने यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिया है अभी। तो हमारा जो रिस्पेक्टिव लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेन लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरिटन एज। पहले इनकी बात करते हैं हम लोग। पहले एज वाइज डिस्कस करेंगे, मींस जैकोबियन पीरियड में क्या थे, कैरोलिन पीरियड के अंदर क्या थे, फिर क्रोमवेल के टाइम पीरियड में क्या हुआ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल जो मेन कंक्लूजन निकलता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स का कि प्योरिटन एज के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम आएंगे प्योरिटन लिटरेचर के ऊपर कि प्योरिटन लिटरेचर जो थे उसके अंदर राइटर्स का क्या स्टाइल था, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरिटन लिटरेचर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं 1600 से 1625 के ड्यूरेशन में क्या लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स रहे। नंबर 1 पे द एलिगेंस एंड फेलिसिटी ऑफ एलिजाबेथन वर्ड्स डिसअपीयर। तो जो एलिजाबेथन वर्ड्स के अंदर हैप्पीनेस दिखाई गई थी, जॉयनेस दिखाई गई थी, इस टाइम के अंदर वो डिसअपीयर हो चुकी हुई थी। एंड सेकंड फीचर क्या है, प्लेटोनिक आइडियलिज्म, जो कि एलिजाबेथन टाइम पीरियड के अंदर एक मेन स्पिरिट था, वो इस टाइम पे आके ख़त्म हो चुका था। तो प्लेटोनिक आइडियलिज्म मीन्स के जो आइडियाज़ हैं दैट आर द रियल रियलिटीज़। तो आइडिया है, आइडिया ही रियल रियलिटी है, दैट इज़ नोन एज प्लेटोनिक आइडियलिज्म। फिर इसके अंदर क्या होता है, रेनेसेंस स्पिरिट स्टिल रिमेन्स द मेन इन्फ्लुएंस। जो रेनेसा था उसका स्पिरिट अभी भी इस एज के अंदर था। कैसे? वो इस तरह से कि रेनेसा के अंदर जो साइंटिफिक अप्रोच थी वो आना तो शुरू हुई थी, लेकिन इस एज के अंदर फर्दर डेवलप हुई थी। रेनेसा ने जो मिडिवल टाइम पीरियड था, ठीक है, उससे ब्रेक डाउन करना शुरू किया था, लेकिन इस एज के अंदर आकर वो मुकम्मल ब्रेक डाउन हो गया था। पास्ट से कोई लिंक नहीं रहा था। रेनेसा के अंदर जो मैन है वो रिस्पॉन्सिबल था हर चीज़ के ऊपर, मैन की रिवाइवल हुआ था। लेकिन इसके अंदर क्या है, वही चीज़ कंटिन्यू होते हुए मैन के मॉरल नेचर की रिवाइवल की गई थी, मतलब मोरालिटी की बात की गई थी। एनी हाउ
नेक्स्ट है ड्रामा कंटिन्यूज टू डोमिनेट द लिटरेरी सीन। अब ये टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, 1600 से 1625 तक का टाइम पीरियड चल रहा है। और इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास शेक्सपियर आ रहे हैं। शेक्सपियर जो थे उन्होंने अपने ड्रामास को रेनेसेंस के अंदर भी लिखा था और प्योरिटन एज के अंदर भी लिखा था। उन्होंने मोस्टली जो उनकी ट्रेजेडीज़ थी ना, 12 ट्रेजेडीज़ थी जो उनकी, मतलब 12 फर्दर जो आने वाले वर्क्स थे सीरियस प्लेस, वो इस एज में लिखे थे, जिसमें हमारे पास ओथेलो भी आ जाता है, मैकबथ भी आता है, किंग लियर भी आता है, मैयर फॉर मैयर भी आता है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा भी आता है, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, हेनरी VIII, मतलब सो ऑन। ये इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो इस एज में आके पब्लिश हुए थे। इससे पहले भी इन्होंने शेक्सपियरियन एज के अंदर, मींस जो रेनेसेंस की एज है, उसमें बहुत ज़्यादा काम किया था शेक्सपियर ने, क्योंकि अब वो एलिजाबेथन एज थी, सबसे ज़्यादा काम करने वाले वहाँ पे शेक्सपियर थे। इसी बेस पे उस एज को एज ऑफ शेक्सपियर कहा गया। इस एज में भी शेक्सपियर ने काम किया, लेकिन उनकी डेथ से पहले शेक्सपियर की डेथ हो गई 1616 में, और टाइम पीरियड कौन चल रहा है 1600 से 1625 तक। इनका जो लास्ट प्ले प्रोड्यूस हुआ था वो 1613 तक प्रोड्यूस हुआ था, जिसका नाम था हेनरी VIII। अब यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो ये कि शेक्सपियर ने प्योरिटन एज के अंदर भी अपने प्लेस प्रोड्यूस किए, लेकिन फिर भी शेक्सपियर को एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट कहा जाता है, जैकोबियन ड्रामेटिस्ट नहीं। और अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1590 से लेकर 1616 तक के टाइम पीरियड को शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है, ठीक है। 1590 मीन्स जब शेक्सपियर की राइटिंग की मेच्योरिटी की एज चल रही थी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। एक तो एलिजाबेथन एज को भी एज ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है, दूसरा 1590 से 1590 से 1616 तक के टाइम पीरियड को भी शेक्सपियरियन एज कहा जाता है। 1590 क्यों? क्योंकि इस टाइम से इनकी मैच्योर राइटिंग जो थी वो शुरू हो गई थी। इसी तरह शेक्सपियर की तरह एक और राइटर बेन जॉनसन ने भी जो लिखना शुरू किया था ना, वो शेक्सपियरियन पीरियड में, यानी कि एलिजाबेथन एज में लिखना शुरू किया था। लेकिन इनके जो फेमस प्लेस थे जिसके अंदर वॉलपैन आ जाता है, सॉरी इट्स वॉलपॉन जो है वो 1605 में उन्होंने लिखा। द साइलेंट वुमेन वो 1609 में था। द अल्केमिस्ट जो कि 1610 में था। ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क थे। तो यहाँ हमें क्या पता लग रहा है? नंबर 1 इज़ ड्रामा कंटिन्यूज टू डोमिनेट द लिटरेरी सीन। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे 1613 तक हमारे पास शेक्सपियर लिख रहे हैं। नेक्स्ट है क्लासिकल रूल्स ऑफ ड्रामा मेंटेन्ड बाय बेन जॉनसन। किस तरह से? क्योंकि बेन जॉनसन ने भी इसके अंदर जो क्लासिकल रूल्स थे उनको माइंड में रखते हुए अपने कुछ वर्क्स प्रोड्यूस किए, जिसमें हमारे पास वॉलपॉन आ गया, द साइलेंट वुमेन आ गया, द अल्केमिस्ट आ गया। और इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? पोइट्री टेक्स अ न्यू एंड स्टार्टलिंग टर्न। पोइट्री ने एक न्यू टर्न लिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस टाइम के अंदर। पोइट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। मिल्टन इनमें से एक थे जिन्होंने पोइट्री के ऊपर काफ़ी काम किया। लेकिन मिल्टन तो हमारे पास बाद में जाके आते हैं ना। उनकी मेन राइटिंग शुरू होती 1629 से। मेटाफिजिकल पोइट्स इस एज में ही आ गए थे हमारे पास। जॉन डन था, जॉर्ज हर्बर्ट था, ये मेटाफिजिकल पोइट थे। इन्होंने इस पीरियड में ही अपनी राइटिंग शुरू कर दी थी। किस पीरियड में? जैकोबियन पीरियड के अंदर। फिर डिकेडेंस ऑफ आर्ट बिगिंस। आर्ट जो था वो डिके होना शुरू हो गया था आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन पोइट्री जो थी उसने एक नया टर्न लिया था। आर्ट से मुराद यहाँ पे हम ड्रामा कह सकते हैं, क्योंकि ड्रामा पीक पे था एलिजाबेथन एज में। फिर इसमें आके जब तक शेक्सपियर रहा और बेन जॉनसन रहा तब तक ड्रामा सही चलता रहा। लेकिन उनके बाद क्या हुआ? डिकेडेंस शुरू हो गई। इसी टाइम पीरियड के अंदर 1611 में बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया एक डेवलप्ड फॉर्म में, और वहीं से इंग्लिश फर्दर डेवलप होना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। ये कब हो रहा है? 1600 से 1625 का टाइम पीरियड है। इसके अंदर मैथ्स को भी इनोवेट किया गया था। सटायर जो था ना वो भी प्रोड्यूस किया गया था राइटिंग के अंदर। मास्क मीन्स एक
एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी जिसके अंदर जो लोग थे अपने फेस के ऊपर मास्क पहन के शो किया करते थे। तो मास्क बेसिकली एक यानरा है, स्पेलिंग MASQUE। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हमने क्या पॉइंट्स पढ़े। नंबर 1 में हमने देखा कि जो एलिजाबेथन वर्ड्स था उसकी जो ब्यूटी थी वो इस टाइम पर डिस्पेयर हो गई थी। जो प्लेटोनिक आइडियलिज्म था वो भी इसके अंदर ख़त्म हो गया था। रेनेसांस स्टिल इसके अंदर इन्फ्लुएंस था। ड्रामा स्टिल डोमिनेट कर रहा था इन द टाइम पीरियड ऑफ जैकोबियन। उसके बाद जो क्लासिकल रूल्स थे ड्रामा के उनको भी बेन जॉनसन ने मेंटेन रखा। पोइट्री ने एक नया टर्न ले लिया था, एक नया स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ से मेटाफिजिकल पोइट्स स्टार्ट हुए थे हमारे, जिसके अंदर जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट, उनका नेम डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी पीरियड में यानी कि जैकोबियन पीरियड के अंदर ही लिखना शुरू कर दिया था। डिकेडेंस ऑफ आर्ट शुरू हो गया था, मतलब जो आर्ट था उसके अंदर मॉरली और कल्चरली डिक्लाइन आ चुका था, करप्ट हो चुका हुआ था। आर्ट में कोई मोरालिटी नहीं रही थी इस टाइम पे। इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप्स फर्दर। बाइबल को 1611 में इंग्लिश लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट किया गया और उसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो काफ़ी पॉपुलर हो गई कि इवन राइटर्स ने भी इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया था। स्टोरिक आर्ट जो थी वो शुरू हो गई, मींस आर्ट के अंदर सटायर किया जाने लग पड़ा था। मास्क इज इनोवेटेड। मास्क जो है एक यानरा जिसके अंदर मैंने बताया था आपको, मास्क पहन के लोग स्टेज पे परफॉर्मेंस वगैरह किया करते थे। ये कब तक हुआ? ये 1600 से 1625 तक हुआ। लेकिन जब 1625 शुरू हुआ उस दौरान क्या हुआ? ड्रामा डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। ड्रामा को डिक्लाइन फेस करना पड़ा। क्यों? जो हमारा रिमार्केबल ऑथर था, राइटर था शेक्सपियर, उसकी 1616 में ही डेथ हो गई। ठीक है, और उसके बाद कोई भी इमेजिनेटिव पीस ऑफ वर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं किए गए। अब पीछे जो डिकेडेंस हुई थी, कल्चरली और मॉरली करप्ट हो चुका हुआ था लिटरेचर, यहाँ पे क्या किया गया? लिटरेचर रिफ्लेक्ट द रिवाइवल ऑफ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। के लिटरेचर के अंदर बात की जा रही है रीबर्थ की। रीबर्थ किस चीज़ की हो रही है? मॉरल की और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग की। मोरालिटी दिखाई जाए, मोरालिटी लेके आई जाए, प्रीच करना समथिंग। ठीक है, तबलीग करने के लिहाज से लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे, जिसके अंदर मोस्टली जो थीम थे वो रिलीजियस थे, रिलीजन बेस्ड थे। क्योंकि जो प्योरिटन्स आए थे, प्रोटेस्टेंट आए थे, वो चाहते ही यही थे कि जो सोसाइटी है वो करप्ट हो चुकी है उसको प्योरीफाई किया जाए। ठीक है, लिटरेरी सिनेरियो इज़ ओवरशैडोड बाय ग्लूम एंड पैसिमिज्म। जो लिटरेरी थी जो वर्क्स थे उसमें क्या दिखाया गया? बेसिकली उसमें रिलीजन की बात की जा रही थी, डेथ की बात की जा रही थी, मोरालिटी की बात की जा रही थी, और इसके साथ साथ वहाँ पे बताया जा रहा था जितने भी क्रिश्चियनिटी थीम्स थे उनको। इसी लिहाज से इसको पैसिमिज्म कहा गया। और इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे 3 किस्म की पोइट्री प्रोड्यूस की गई, सामने आई। स्कूल ऑफ स्पेंसर, जो स्पेंसर को फॉलो करने वाले थे, सिडनी को फॉलो करने वाले थे। मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल मीन्स, मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिकल मीन्स फिजिकल नेचर, बियॉन्ड द फिजिकल नेचर, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के बारे में बात की जाए, फिजिकल चीज़ जिनको हम छू सकते हैं उनके बारे में ना बात की जाए। मतलब गॉड के बारे में बात करना, एब्स्ट्रैक्ट लव के बारे में बात करना, दैट इज़ मेटाफिजिकल पोइट्री। ये अपेयर हुई हमारे पास। जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट तो पहले आए थे, बाद में हमारे पास और भी मेटाफिजिकल पोइट आए। फिर एक कैवेलियर पोइट्री। अभी कैवेलियर पोइट्री कौन सी थी? कैवेलियर मीन्स ये वो पोइट्री थी जो कि चार्ल्स फर्स्ट के हक में लिखी गई थी। ये कैवेलियर जो थे ये बेसिकली चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, और इनका जो मोटो था ना वो ये था कार्पे डियम। कार्पे डियम जो एक अफोरिज्म है, मीन्स अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी पल है। प्रेजेंट में रहो, खुशी खुशी रहो, इसी टाइम प्रेजेंट को एंजॉय करो, पता नहीं है प्रेजेंट आपको बाद में मिले ना मिले, फ्यूचर की टेंशन ना लो। ठीक है, इनका ये मोटो था। इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एरोटिक शॉर्ट पोएम्स लिखी थी, और जैसे ही ये कैवेलियर पोइट्स आए, इनके आते साथ ही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, एरोटिक शॉर्ट पोएम्स, ये सब कुछ आया, और इनका मोटो था कार्पे डियम। ठीक है, लेकिन जैसे ही डिसअपेयर हुए इनके साथ साथ ही ये मोटो और ये सब कुछ भी डिसअपेयर हो गया था। इस टाइम के अंदर जो यानराज यानी कि जिसके अंदर लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया वो थे सर्मन्स, पैम्फलेट्स, हिस्ट्री, फिलोसफी। दे ऑल आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोज। तो ये टाइम पीरियड कब का चल रहा है? चार्ल्स 1 का।
ठीक है, 1625 से 1649 तक। मीन्स ये किसके फीचर्स थे? कैरोलियन पीरियड के फीचर थे। अब उससे पहले हमने देखा कि ड्रामा जो था वो स्टिल कंटिन्यू था जेम्स फर्स्ट के टाइम पीरियड पे, लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर जो ड्रामा था उसको डिक्लाइन फेस करना पड़ा चार्ल्स फर्स्ट के पीरियड में आके। यहाँ पे क्या हुआ, लिटरेचर के अंदर मोरल नेचर ऑफ मैन, इसके रिवाइवल की बात की गई। लिटरेचर था वो पैसिमिज्म था टोन के अंदर। इसमें 3 तरह की पोइट्री अपेयर हुई, जिसमें हमारे पास स्कूल ऑफ स्पेंसर, मेटाफिजिकल और कैवेलियर पोइट आए। उसके बाद जो कैवेलियर पोइट्स थे उनका मोटो क्या था? कार्पे डियम, मीन्स प्रेजेंट के अंदर खुशी खुशी रहो और उसके बाद जो फ्यूचर है उसकी टेंशन ना लो। इसमें सर्मन्स, पैम्पलेट्स और हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी वगैरह प्रोज के अंदर लिखी गई थी। इवन कि जॉन मिल्टन जैसे ग्रेट राइटर, जिनकी बेस पे इस एज को एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है, वो भी इस एज में लिखना शुरू हो गए थे। मेटाफिजिकल पोइट्री मैंने आपको बताया जैकोबियन टाइम पीरियड से शुरू हो गई थी। मींस जॉन डन ने और जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखना शुरू किया था। उन्होंने कैरोलाइन पीरियड के अंदर भी अपना फर्दर वर्क्स कंटिन्यू रखे। 2 और मेटाफिजिकल पोइट्री, हेनरी वेगन और साथ में एंड्रयू मॉरवेल, इन्होंने भी इसके अंदर काम किया। उन्होंने कब शुरू किया? कैरोलिन पीरियड के अंदर। जॉन मिल्टन के इम्पोर्टेंट वर्क जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है कॉमस, जो कि उन्होंने 1634 में लिखा। फिर लेसिडस, जो कि उन्होंने 1637 में लिखा। फिर ऑफ एजुकेशन, जो कि 1644 में लिखा वगैरह। ये सब इम्पोर्टेंट वर्क्स भी इन्होंने कैरोलिन पीरियड के अंदर प्रोड्यूस किए थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्योरिटनिज्म की मूवमेंट वो शुरू कब हुई? 1620 में शुरू हुई थी, यानी कि जैकोबियन एज के आखिरी 5 साल। और वो ख़त्म कब हुई? 1660 पे, यानी कि इस एज के बिल्कुल एंड पे आके। और उस मूवमेंट का मोटो क्या था? उस मूवमेंट का एम ही ये था कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी मोरल नेचर की बात करना, और जो चर्च है इंग्लैंड के, वहाँ से जो कैथोलिक्स बिलीव्स चल रहे थे उनको ख़त्म करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरोलिन पीरियड के मेन लिटरेरी फीचर्स। फिर आता है हमारे पास कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसके अंदर हमारे पास क्रॉमवेल आया। ये पीरियड शुरू कब हुआ था? ये पीरियड जब चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया गया था, तो उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल जो कि एक प्योरिटन लीडर था वो पावर में आ गया। 1658 में इसकी डेथ हो गई। फिर इसका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल, उसने आके इंग्लैंड के अंदर रूल करना शुरू कर दिया, लेकिन वो किंग नहीं था। और इस कॉमनवेल्थ पीरियड के अंदर आके जो प्योरिटनिज़म था वो आहिस्ता आहिस्ता अनपॉपुलर होना शुरू हो गया। जो इंग्लिश के लोग थे, इंग्लिश पीपल को एहसास हुआ कि हाँ, मोनार्की जो थी वो उनके लिए एसेंशियल थी, ज़रूरी थी, क्योंकि उनको इस कॉमनवेल्थ पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा था। ठीक है, तो लिटरेचर के अंदर कुछ भी स्पेशल जो था वो प्रोड्यूस नहीं हुआ था इस एज में। और जैसे ये एज एंड हुई, इसी एज की एंडिंग के साथ साथ स्पिरिट ऑफ रेनेसां और प्योरिटनिज्म दोनों ही एंड हो गए थे। ये हमने पढ़ लिया स्टेप बाय स्टेप ओवरऑल फीचर्स कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैकोबियन एरा, तो मैंने आपको सेपरेटली बताया कि पहले उसके फीचर्स क्या थे। पूछा जाता है आपसे कि कैरोलाइन पीरियड जो है उसके फीचर्स को डिस्कस करें, सेपरेटली डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। कॉमनवेल्थ मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर कुछ इतना ख़ास प्रोड्यूस नहीं हुआ था लिटरेचर के अंदर, मतलब लिटरेरी प्रोडक्शन इतनी स्पेशल नहीं थी। लेकिन साथ ही मैंने बता दिया इसके अंदर हुआ क्या क्या था, कि ओलिवर आया, फिर रिचर्ड आया, फिर एट द एंड प्योरिटनिज्म को डाउनफॉल फेस करना पड़ा। तो हमने सारे जो फीचर्स पढ़ लिए हैं, इनके बाद कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा प्योरिटन एज के कैरेक्टरिस्टिक्स का? वो ये निकलता है कि इसमें क्या होता है, स्पिरिट ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा डिसअपीयर्ड। ठीक है, जो ड्रामा एलिजाबेथन एज में प्रोड्यूस किए जा रहे थे, तो इस एज में आके वो डिसअपीयर्ड हो गए थे। तो ड्रामास को यहाँ पे आकर डाउनफॉल फेस करना पड़ा। नेक्स्ट है पोइट्री एज अ पावरफुल टूल। पोइट्री जो थी वो पावर में आ गई थी। मेटाफिजिकल पोइट्री प्रोड्यूस की गई, जॉन मिल्टन ने पोइट्री लिखी, उसके बाद डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट पोइट्री लिखी, कैवेलियर पोइट्स हैं उन्होंने लिखी। और मोस्टली पोइट्री क्या है,
रिलीजियस इन नेचर, जिसमें बात किस चीज़ की जा रही है, सिंस की, रिडम्पशन की, उसके बाद हेयर आफ्टर की, मतलब मोस्टली पोइट्री अपने नेचर के अंदर रिलीजियस है। अब अचानक ही इसके अंदर टेम्परामेंट चेंज हो गया, मॉडर्न टेम्परामेंट आ गया। मॉडर्न मीन्स चेंज आना, तब्दीली आ गई, पास्ट को छोड़ देना। रेनेसेंस के अंदर ब्रेक डाउन किया गया मिडीवियल टाइम से, लेकिन कम्प्लीटली नहीं। लेकिन इस पीरियड के अंदर हमने देखा कंप्लीट ब्रेक डाउन विद मिडीवियल टाइम्स। ठीक है, पास से मुकम्मल ही ब्रेक डाउन कर दिया गया। अच्छा, इस पीरियड को सेकंड एंड ग्रेटेस्ट रेनेसा भी कहते हैं। और ये कब कहा गया? जब प्यूरिटनिज्म की मूवमेंट शुरू हुई थी 1620 से। 1620 से 1660 तक जो टाइम पीरियड चला, फिर उस टाइम पीरियड की बेस पे इसको सेकंड एंड ग्रेटेस्ट रेनेसा भी कहा गया। क्यों? रेनेसेंस के अंदर रिवाइवल ऑफ मैन की बात की गई थी, इंटेलेक्चुअलिटी की बात की गई थी, लेकिन मोरालिटी की बात नहीं की गई थी। तो इस एज के अंदर मॉरल नेचर ऑफ मैन है, उसकी रीबर्थ की बात की गई थी, जिससे इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ? इसके अंदर स्पिरिट ऑफ साइंस देखा गया, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई। न्यूटन, बेकन, डिस्कार्टिस, इन जैसे हमारे पास साइंटिस्ट आए। बेकन ने खुद तो कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया साइंटिफिकली, मींस कुछ भी डेवलपमेंट नहीं की, मतलब, लेकिन इसने जो वर्क्स लिखे, उन वर्क्स के अंदर इसने साइंस की बात की थी। शेक्सपियर और बेन जॉनसन की तरह बेकन भी जो है ना, वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करता था, लेकिन ये फेमस प्योरिटन एज के अंदर आके हुआ था। शेक्सपियर और बेन जॉनसन तो ऑलरेडी फेमस हो चुके थे वो शेक्सपियरियन एज के अंदर, एलिजाबेथन एज के अंदर, लेकिन बेकन जो है वो फेमस कब हुआ? प्यूरिटन एज के अंदर आके हुआ। और बेकन का सबसे इम्पोर्टेंट हुआ एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग था, जो कि इसने 1605 यानी कि प्यूरिटन एज के अंदर ही प्रोड्यूस किया था। और प्यूरिटन एज के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि राइटर ने इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ व्हीकल फॉर कन्वेइंग फैक्ट्स कन्वे करने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया था। क्यों? साइंस था, साइंस के ऊपर क्या आई? ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, एनालिसिस। तो इस एज के अंदर क्या बात की जा रही थी? फैक्ट की, एनालिसिस की, ऑब्जर्वेशन की, साइंस की। तो इसीलिए राइटर्स ने भी फर्स्ट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज को फैक्ट्स कन्वे करने के लिए यहाँ पे इस एज के अंदर यूज़ किया। इस एज में मोस्टली जो राइटर लिखते थे ना, वो मी, आई, माई सेल्फ, इस तरह लिखते थे। ठीक है, या दूसरों के बारे में लिखा, या खुद के बारे में, स्पेशली खुद के बारे में लिखते थे कि आई, मी, माई सेल्फ, सो ऑन। तो इसमें बायोग्राफी भी प्रोड्यूस हुई, उनके साथ साथ ऑटोबायोग्राफी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। मोस्टली डायरीज़ और जर्नल्स के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे वर्क्स मिलते हैं। इनके वर्क्स के अंदर हम लोगों को टच ऑफ रियलिज्म भी नज़र आता है, और सटायर दिखाया देता है कि इन्होंने मैन के ऊपर सटायर किया है, वो आदमी जो कि ऑपोजिट पॉलिटिकल से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से, या ऑपोजिट रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसा कि प्रोटेस्टेंट सटायर कर रहे हैं कैथोलिक्स पे, तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के ऊपर। इस तरह से हमारे पास कैवेलियर पोइट आए। कैवेलियर पोइट को सन ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है, बेन जॉनसन। ठीक है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, उसके फॉलोअर हैं। तो एक MCQs भी आता है कि जो कैवेलियर पोइट है उनका दूसरा नाम क्या है, या फिर सन ऑफ बेन जॉनसन किसे कहा जाता है, तो वो कैवेलियर पोइट्स होते हैं। उन्होंने किसके लिए लिखा? उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किया। इस तरह से ही उन्होंने जो पार्लियामेंट थी उनके खिलाफ लिखा, जिस पे सिविल वॉर्स वगैरह भी हुई। एनी हाउ, डिपोटिज्म जो था एलिजाबेथन टाइम पर चल रहा था, अभी भी ऑर्डर ऑफ द डे ही था। सॉरी, ये डेस्पोटिज्म है। डेस्पोटिज्म यहाँ पे एस लिख लीजिएगा, DES। डेस्पोटिज्म क्या होता है कि एब्सोल्यूट पावर का यूज़ करना, क्रूअल पावर का यूज़ करना, ओप्रेस करके यूज़ करना। ठीक है, डिक्टेटरशिप इन अदर वर्ड्स। जिस तरह देखा हम लोगों ने यहाँ पे चार्ल्स फर्स्ट ने हर एक के ऊपर डिक्टेटरशिप भी की, रूल किया टायरानिकली वे में। उनके ऊपर क्या किया इसने कि टैक्स लगा दिए हैवी। इसने कह दिया कि जो बंदा जो है अगर शिप चलाता है, नहीं भी चलाता, तब भी वो पैसे दे। ठीक है, तो वो अभी भी इसके अंदर चल रही थी। अब ये जो सब टायरनी चल रही थी, इस टायरनी को देखते हुए प्यूरिटनिज्म जो है वो उठी, वो एक मूवमेंट उठी। और उसने क्या किया? उसने ये टायरिकल एक्ट जो चल रहे थे चार्ल्स वन के, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। जिस तरह के हमने देखा कि जब इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई, चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट, प्यूरिटनिज्म जितने भी थे वो इकट्ठे हुए, प्यूरिटन्स, उन्होंने इकट्ठे होकर इसको एंड पे बिहेडेड कर दिया, इसका सर काट दिया। तो ये क्या था? प्यूरिटनिज्म बिकेम अ नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द टायरेनिकल मूवमेंट ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। यही कुछ हुआ ना।
ये चाहते क्या थे? ये लिबर्टी चाहते थे, मैन को चाहते थे कि वो ऑनेस्ट हो, मीन्स मोरालिटी चाहते थे, उनकी फ्रीडम चाहते थे। तो कहते हैं प्योरिटन स्टूड फॉर चेंज, लिबर्टी एंड टॉलरेंस, दो देयर वर सम फैनेटिक्स एंड एक्सट्रीमिस्ट अमंग देम। इनके दरमियान में भी वो एक्सट्रीमिस्ट थे। अब जब मूवमेंट शुरू हुई फ्रीडम की, लिबर्टी की, इनके प्योरिटन्स के राइट की, तो उसके अंदर ओलिवर क्रॉमवेल भी शामिल था, जो कि बाद में प्योरिटन का जो लीडर था 1649 में पावर में आया, वो भी बाद में एक्सट्रीमिस्ट बन गया था। उसने भी टायरेनिकली वे में रूल करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है प्योरिटन की मूवमेंट को स्टार्ट करने में, लिबर्टी के लिए फ़ाइट करने में, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एनी हाउ, चार्ल्स फर्स्ट को मैंने बताया बेहेडेड कर दिया गया था। किंग की डिफीट के बाद बहुत से सिवियर लॉस जो पास किए गए थे अंडर क्रॉमवेल। कोई भी फिक्स लिटरेरी स्टैंडर्ड्स नहीं थे इमिटेशन के, ना कोई ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस किया जा रहा था। मोस्टली क्या था, जो ओल्डर पोइट्स थे उनको इमिटेट किया जा रहा था। यहाँ पे जो मेटाफिजिकल पोइट थे वो एग्जैजरेट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क्स के अंदर। तो एग्जैजरेशन ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स एंड इमिटेशन ऑफ द ओल्डर पोइट्स, इसलिए कि ये रिप्लेस द ओरिजिनल डिग्निफाइड एंड हाईली इमेजिनेटिव कंपोजिशन ऑफ एलिजाबेथन आर्ट। जो एलिजाबेथन के टाइम पीरियड पे हाईली इमेजिनेटिव वर्क्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, वो चीज़ें फिर इस टाइम पे नहीं प्रोड्यूस की गई। तो ये थे हमारे ओवरऑल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन एज। अब हम आते हैं प्योरिटन एज। अब हम आते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरिटन लिटरेचर। प्योरिटन लिटरेचर के क्या करैक्टरिस्टिक्स थे, स्टाइल क्या था राइटर्स का। इसके अंदर फर्स्ट पर्सन नैरेटिव यूज़ किया जाता था, आई, मी, माई सेल्फ, इस तरह से जो जर्नल्स, डायरीज़ एंड डे टू डे एक्सपीरियंस के फॉर्म में हमारे पास सामने आते हैं। तो जो राइटिंग्स थी वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू कन्वे की जाती थी। इसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि रिलाइड ऑन रिलीजियस रादर देन एंटरटेनमेंट थीम। इनके जो थीम थे वो रिलीजियस थे। इनका ये मानना नहीं था कि एंटरटेनमेंट के लिए लिखा जाए, ना ये एंटरटेनमेंट के लिए लिखते थे। इनका ये कहना था कि जो राइटिंग है उसके थ्रू लोगों को गॉड तक पहुंचाया जाए, लोगों को स्टोरी ऑफ गॉड सुनाई जाए, और गॉड की स्टोरी सुनाकर हम अपने पेन के थ्रू लोगों को अप्रोच भी कर सकते हैं। तो इनकी राइटिंग के अंदर सिन का, वर्चू का कॉन्सेप्ट होता था, सल्वेशन का कॉन्सेप्ट होता था कि हर इंसान जो है वो गुनाहगार पैदा हुआ है, फिर उसके बाद उसको नेकी करनी चाहिए अगर जन्नत में जाना चाहता है, वरना फिर अगर बुराई है तो फिर जहन्नुम में जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इनकी राइटिंग के थ्रू कन्वे होते हैं। देन है रिलाइड ऑन स्पेसिफिक यानरा, मोस्टली सर्मन, पोइम, लेटर और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। इनका स्पेसिफिक यानरा होता था जिसके अंदर हमारे पास सर्मन, पोइम, लेटर्स और हिस्टोरिकल नैरेटिव आ जाते हैं, जिसके थ्रू ये जो इम्पोर्टेंस है बाइबल की और गॉड की इंसान की डेली लाइफ के अंदर, उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर जोर देते हैं। राइटिंग स्टाइल जो है इनका बहुत सिंपल होता था ताकि इजीली लोगों को मैसेजेस कन्वे हो सकें। रिलाइड ऑन बिब्लिकल इल्यूजन, बाइबल से हवाले देते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, रेफरेंसेस देते हैं, उधर से ही कैरेक्टर्स लेते हैं, उधर से ही इवेंट्स लेते हैं। जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन की आपने नाम सुना होगा, सारा का सारा इसी पे बेस करता है। और बहुत से ऑथर्स इस एज में ऐसे थे जो कि अपने आप को वो कैरेक्टर्स जो कि बाइबल के अंदर मेंशन किए गए थे उनके साथ कंपेयर करके प्रेजेंट करते थे। फिर रिलाइड ऑन फेयर की टॉप जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि बहुत से वर्क्स के अंदर जो ऑथर थे वो रीडर्स के सेंस ऑफ फेयर अबाउट गॉड एंड हेल, इस चीज़ को लेते हुए रीडर के माइंड्स को इफ़ेक्ट करते थे। ना सिर्फ रीडर्स के माइंड्स को बल्कि उनकी सोल्स को भी। उनका मानना ये था कि फिर इस तरह स्टोरी सुनाकर उनको जो गुनाहगार थे वो ऐसे करते थे, उनके साथ ये हुआ, तो इस तरह क्या होगा, जो लोग होंगे वो खुद भी प्योरिटी की तरफ आएंगे, मोरली जो है वो उनकी करप्शन जो ख़त्म हो जाएगी, मोरली और एथिकली प्योर हो जाएंगे और नेकी के काम करेंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, ये थे हमारे प्योरिटन लिटरेचर के फ़ीचर्स। हमने बात कर ली आज के लेक्चर के अंदर जैकोबियन पीरियड के फ़ीचर्स की, फिर हमने कैरोलिन पीरियड के फ़ीचर्स की बात की, फिर हम लोगों ने कॉमनवेल्थ पीरियड के फ़ीचर्स की बात की, फिर हम लोगों ने ओवरऑल जो प्योरिटन एज के फ़ीचर्स थे उनकी बात कर ली, और अब हम लोगों ने एट द एंड जो बात की वो करैक्टरिस्टिक्स की बात की है प्योरिटन लिटरेचर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्योरिटन पोइट्री की। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआ में ख़ास याद रखिएगा।